हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। सर आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं बेटा बेसिक कंसेप्ट। जी बिल्कुल, बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। और आज ये जो बेसिक कंसेप्ट वाला 5 से 10 मार्क्स वाला चैप्टर था, आज इसको खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। आज इसका खात्मा हो जाएगा। और आज दोस्तों लास्ट लेक्चर भी है। सर किस चीज का लास्ट लेक्चर? सर डेमो का आज लास्ट लेक्चर है। यूट्यूब में जो डेमो आता है ना, इसका आज लास्ट लेक्चर है। तो जिसको भी प्रो बैच इनरोल करना रहेगा, इनरोल कर सकते हो। जस्ट हमको व्हाट्सअप करना है 6291137153 पे। ठीक है, तो चलो आज का बेसिक स्टार्ट करते हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रो बैच वालों को कोई भी मशक्कत नहीं करना है। सबसे पहले समझो कंसेप्ट को, बाद में भी तुम अपने कॉपी में आराम से लिख सकते हो, बिकॉज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। हमारे एप्लीकेशन में ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलो आ जाओ, हम लोग डिस्कस पहले करते हैं कि पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। ओ माय गॉड सर, बहुत सारा चीज पढ़े थे। पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आज क्या क्या पढ़ना है, ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले वाले क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े थे, जैसे कि मीनिंग ऑफ टैक्स, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, है कि नहीं? बताओ तो टैक्स क्या है, बताओ। सर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, जिससे गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनकम टैक्स या तो प्रोफेशनल टैक्स। जैसे आपका इनकम पे आप ही टैक्स दोगे, मेरा इनकम पे मैं टैक्स दूंगा, मेरे पापा का इनकम पे मेरे पापा टैक्स देंगे, मेरे मम्मी के इनकम पे मेरे मम्मी टैक्स देगी। हर कोई अपना अपना इनकम पे अपने ही टैक्स देता है, किससे मांग के नहीं देता है बेटा कि पापा एक काम करो ना, मेरा इनकम पे आप टैक्स दे दो ना प्लीज। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपना इनकम पे खुद ही टैक्स देना पड़ता है। आपके ऊपर डायरेक्टली भार पड़ेगा, डायरेक्टली भार पड़ेगा। आपके इनकम पे आप खुद टैक्स दोगे, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दोगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनकम टैक्स। एंड एक होता है जीएसटी। मैंने क्या बोला था, बहुत टीचर गलत पढ़ाते हैं। जीएसटी को बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओ माय गॉड, होता किसी और का है और देता कोई और है। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ठीक है, आपसे 1099 वसूल किया था मैंने, और चुपके से 99 रुपया गवर्नमेंट की झोली में रख दिया और 1000 रुपया अपने पॉकेट में रख दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे जीएसटी। होता किसी और का है, आपका है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़े थे चार्जिंग सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या कि हर एक पर्सन को, जो लोग वो स्लैब्स के अंदर आता है, हर एक पर्सन को टैक्स भरना पड़ेगा एवरी असेसमेंट ईयर में। यानी इस साल जो मैं इनकम कमा रहा हूं, मेरे को अगले साल टैक्स भरना पड़ेगा। यानी प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स भरते हैं। प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं और उसी इनकम का टैक्स हम लोग कब भरते हैं? असेसमेंट ईयर में भरते हैं। बहुत सुंदर से हम लोग प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का पूरा डेफिनेशन आप लोग को बताए थे, लिखाए थे। इसके बाद दोस्तों हम लोग ने पढ़ा पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन कौन हो सकता है सर? इंडिविजुअल एक, सुनो, इंडिविजुअल एक माइनर भी हो सकता है, एक अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। अनसाउंड माइंड का एग्जांपल दिए थे, जैसे कि छोटू झा। ओ माय गॉड, छोटू झा था ना जो हमारे लाइव स्ट्रीम में गाली गलौज कर रहा था, वो क्या है? अनसाउंड माइंड, वो पागल है। वो क्या? पागल है। तो एक पर्सन क्या हो सकता है? एक पर्सन अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, एक माइनर भी हो सकता है। माइनर मतलब 18 साल से नीचे वाले इंसान। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था एक पर्सन, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी बोलते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी एक पर्सन हम लोग बोलते हैं। एक कंपनी भी पर्सन के अंदर काउंट आता है, काउंट होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे टाटा। एक पर्सन हम लोग कंपनी को भी बोल सकते हैं, एक पर्सन हम लोग पार्टनरशिप फर्म को भी बोल सकते हैं, एक पर्सन हम लोग एओपी बीओआई को भी बोल सकते हैं। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे कि जॉइंट वेंचर। ठीक है, एक पर्सन हम लोग लोकल अथॉरिटी को भी बोल सकते हैं, केएमसी, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। एक पर्सन हम लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी बोल सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज, से टेम्पल, गॉड, आइडल्स एंड डीटीज। ओ माय गॉड सर, इतना स्टाइल में क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि आपको स्टाइल में ही समझ में आता है। इसके बाद असेसी पढ़े थे। असेसी, असेसी कौन है? क्या आप हो असेसी? क्या मैं हूं असेसी? जी बिल्कुल मैं हूं असेसी। जो अगले साल टैक्स भरने वाला है, जो जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है, यानी इस साल में अगर इनकम कमाया और अगर वो इनकम टैक्सेबल है तो मैं कहलाऊंगा असेसी। मेरे को अगर अगले साल टैक्स भरना है, मेरे को अगर असेसमेंट ईयर में टैक्स भरना है, तो मैं हूं असेसी बेटा, मैं हूं। आप तो स्टूडेंट हो अभी, आपका तो 2.5 लाख नहीं होता होगा एनुअल इनकम अभी।
आपका अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख नहीं है तो आप एसएससी नहीं हो, आप सिर्फ पर्सन हो। एवरी पर्सन इज नॉट द एसएससी, लेकिन एवरी एसएससी इज द पर्सन। हर एक एसएससी पर्सन तो है, लेकिन हर पर्सन एसएससी नहीं है। सिंपल सा बात है, आप एसएससी नहीं हो बिकॉज आपको टैक्स नहीं भरना है। एसएससी कौन है? एसएससी वही इंसान को बोला जाता है जिसको टैक्स भरना है अगले साल, जिसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, इतना तक हम लोग ने पढ़ा था। आज दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेड्स ऑफ इनकम। क्या आप लोगों को पता है कि कितने हेड्स हैं इनकम के? क्या आप लोगों को पता है? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो तो। क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो लाइक करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या आपको पता है कितने हेड्स ऑफ इनकम है? इनकम को कितने कितने हेड्स के तहत हम लोग टैक्स मांग सकते हैं? देखो, एक है, सबसे पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 21 तक हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा हेड है दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मान लो आपका अपना घर है, आपने रेंट पे दे दिया और वहां से जो इनकम आएगा वो इनकम को टैक्सेबल आप इस हेड के अंदर कर सकते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 22 से लेकर 27 तक आता है। इसके बाद दोस्तों है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो आप उस प्रॉफिट का टैक्स किस हेड के अंदर दोगे? इस हेड के अंदर देंगे सर, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स। इसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मान लो भैया शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाए हैं, शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट हो गया, तो उसका टैक्स किस हेड के अंदर दोगे आप? उसका टैक्स, उस इनकम का टैक्स किस हेड के अंदर दोगे? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। मान लो लॉटरी खेला तुमने, मान लो लॉटरी खेला, लॉटरी बाज हो तुम, लॉटरी बाज। मान लो भैया ताश खेलते हैं, मान लो ड्रीम 11 खेलते हैं, ठीक है, मान लो केबीसी चले गए। ये लॉटरी, ताश, ड्रीम 11, केबीसी, मान लो तुम्हारे अंदर, मान लो कि तुम्हारे घर के पास एक तुमने गड्ढा खोदा और वहां पे सोना ही सोना निकला। वो सोना पे ना टैक्स मांगेगी गवर्नमेंट। वो क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो सब किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। कितने सर? 5 हेड्स ऑफ इनकम है। रिपीट करो, घर में चिल्लाओ, कितने इनकम है, कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5 ठो हेड है। अब अपना अपना हेड के अंदर लोग टैक्सेबल करता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अच्छा, एग्जांपल देता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। देखो, एक का नाम है सोमवार, एक का नाम है मंगलवार, एक का नाम है बुधवार, एक का नाम है गुरुवार, एक का नाम है शुक्रवार। ये पांचों भाई है। और उसमें शुक्रवार एकदम नालायक है, वो लॉटरी खेलता है। वो क्या खेलता है? लॉटरी। गुरुवार जो है वो क्या करता है? उसका खुद का हाउस प्रॉपर्टी है और वो अपना हाउस प्रॉपर्टी को रेंट लगाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, सोमवार जो है ये बहुत शरीफ इंसान है, ये जॉब में जाता है, ये 9 to 5 जॉब करता है, ये सैलरी लेता है, सैलरी, ठीक है। मंगलवार जो है ये हर मंगलवार को क्या करता है? हर मंगलवार को क्या करता है? शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, ठीक है। और क्या बचा भाई? और क्या बचा? हाँ, और बुधवार जो है ये बेटा बिजनेसमैन है, ठीक है। ये पांचों भाई है। शुक्रवार तो एकदम नालायक, निखट्टू, लॉटरी खेल के पैसा कमाता है। गुरुवार हाउस प्रॉपर्टी है, उसका खुद का हाउस प्रॉपर्टी है, रेंट पे दिया हुआ है गुरुवार का। बुधवार एक बिजनेसमैन है। मंगलवार शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, हर एक मंगलवार को शेयर मार्केट में पैसा लगाता है। सोमवार का सैलरी आता है भाई, सैलरी आता है। तो ये बताओ कौन कौन से हेड्स के अंदर ये टैक्सेबल होगा? सर सोमवार का जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम सैलरी, वाले हेड से। मंगलवार का होगा कैपिटल गेन वाले हेड से, ठीक है। बुधवार तो बिजनेसमैन है बेटा, बुधवार तो बिजनेसमैन है ना, तो कौन से हेड में होगा बताओ ना तुम? सर ये वाला हेड में होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस। ये जो शुक्रवार है निखट्टू नालायक, उसका इनकम टैक्सेबल किस हेड से होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लॉटरी खेलता है ना बेटा, लॉटरी ताश खेलता है वो, ठीक है। और कौन रहा है? और जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता था, शेयर मार्केट में कौन पैसा लगाता था? सर मंगलवार। तो इसका तो कैपिटल गेन है ना। और कौन है? और गुरुवार
का इनकम कब? हाउस प्रॉपर्टी से। इसका जो टैक्स कटेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कटेगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एक लाइन करके पढ़ते हैं, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉर दिस पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अरे टोटल इनकम, तुम्हारा टोटल इनकम का कंप्यूटेशन करने के लिए हम लोग अलग अलग हेड्स के हिसाब से टैक्स लेते हैं, क्योंकि हर एक हेड में ना टैक्स का जो रेट है वो अलग अलग है। हर एक हेड में टैक्स का जो रेट है वो अलग अलग है, सिंपल सा बात है। ऑल इनकम ऑफ एन एसएससी शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड। मान लो इनकम फ्रॉम सैलरी, तुम सैलरी भी कमाते हो तो सैलरी पे अलग रेट से टैक्स लगेगा। तुम्हारा खुद का हाउस प्रॉपर्टी भी है और रेंट भी रिसीव करते हो, उस पे अलग रेट से टैक्स लगेगा। तुम्हारा खुद का बिजनेस भी है छोटा मोटा, उस पे अलग रेट से टैक्स लगेगा। अरे भैया तुम शेयर मार्केट में भी कभी कभार लगा लेते हो, उस पे अलग रेट से टैक्स लगेगा। और दोस्तों कभी कभी लॉटरी भी खेल लेते हो, केबीसी भी खेल लेते हो, कभी कभी ड्रीम 11 पे भी पैसा लगा लेते हो, उस पे अलग रेट से टैक्स लगेगा। तो टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करें, आइए बताते हैं। तो टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करें, आइए। रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में भैया टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है। मान लीजिए नेम ऑफ द एसएससी, यहां पे हम लोग ऊपर में सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द एसएससी। एसएससी का नाम क्या है? अभिषेक। मेरा एग्जांपल ले लो, अभिषेक, ठीक है। यहां पे हम लोग इस कोने में लिखते हैं प्रीवियस ईयर, जो आपका प्रीवियस ईयर है, और इस कोने में लिखते हैं असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर है जिस ईयर में आपको टैक्स देना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले नेम ऑफ द एसएससी, यहां पे लिखते हैं प्रीवियस ईयर, यहां पे लिखते हैं असेसमेंट ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अरे टोटल इनकम को कैसे निकाले सर? सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी ले लीजिए, इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लीजिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ले लीजिए, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ले लीजिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ले लीजिए। सारा का सारा इनकम को एक बार टोटल कर दीजिए, सारा का सारा इनकम को एक बार टोटल कर दीजिए। सारे हेड्स के इनकम मैंने ले लिए। भैया मैंने सैलरी भी कमाया था, मेरा खुद का हाउस प्रॉपर्टी भी था, उसका जो रेंट था उस रेंट पे कुछ रेट्स पे टैक्स लगे। मेरा खुद का बिजनेस भी था और वो बिजनेस में जितना भी मुनाफा मैंने कमाया था उस पे भी थोड़ा बहुत टैक्स मेरा लगा था। इसके बाद भैया कैपिटल गेन यानी शेयर मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगाया था, ड्रीम 11 में भी थोड़ा पैसा लगाया था, सबको मैंने जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद मेरा क्या आया? ये ग्रॉस टोटल इनकम। सर व्हाट सर? ग्रॉस टोटल इनकम। सबको जोड़ने के बाद, सारा इनकम को जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें आप लेस कीजिएगा डिडक्शन। सर डिडक्शन मतलब छूट। अब सरकार की तरफ से आप लोगों को बहुत सारा छूट मिलता है, सरकार की तरफ से बहुत सारा डिडक्शंस मिलता है, अलाउंसेस मिलता है। सिंपल सा बात समझिए, डिडक्शन मतलब छूट। सरकार की तरफ से बहुत छूट मिलता है आप लोगों को। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है? लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A यहां पे डिडक्शन ले लेंगे। इसके बाद क्या निकलेगा आपका? इसके बाद निकलेगा टोटल इनकम। क्या समझ में आया आप लोगों को? हम लोग टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? सर टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होता है? सबसे पहले तो भैया सैलरी में आपने कितना कमाया ये निकाल लो, इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, इसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन से कितना कमाया ये निकाल लो। सर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में सट्टा बाजार में पैसा लगा के कितना कमाया, इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लॉटरी खेला, गैम्बलिंग किया, इसमें कितना कमाया। सारा का सारा इनकम को टोटल कर लो। इसके बाद भैया डिडक्शन ले लो, डिडक्शन जो सरकार तुमको छूट दी है वो डिडक्शन को लेस करो, इससे तुम्हारा क्या निकलेगा? टोटल इनकम। इस इनकम पे तुम्हारा क्या लगेगा? टैक्स। इस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा तुम्हारा। इस इनकम पे तुम्हारा टैक्स लगेगा। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट कंसेप्ट। अब हम लोग 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जिसको आप लोग को बहुत बढ़िया से बारीकी से समझना पड़ेगा। आप लोग ये तीनों चीज को एक ही समझोगे, लेकिन ये एक है नहीं भाई। आज आपको पढ़ाएंगे टैक्स इवेजन क्या होता है, ये टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, और टैक्स प्लानिंग क्या होता है। ये तीनों में बहुत ज्यादा करके अंतर है, ठीक है, कि टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स प्लानिंग क्या है, और लास्ट में ये भी बताएंगे कि टैक्स मैनेजमेंट किसको बोलते हैं।
ठीक है, टैक्स मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इवेजन का बात कर लेते हैं। हम आपको दूसरे स्लाइड में लेके जाते हैं। टैक्स इवेजन किसको बोलते हैं? सर, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना। आप अगर अपने इनकम को हाइड कर रहे हो, आपका मान लीजिए 10 लाख इनकम हो रहा है, लेकिन आप सरकार को बता रहे हो आपका सिर्फ 5 लाख इनकम है, सिर्फ इस पे टैक्स ले लो, इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। आप अपने टैक्स की चोरी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को उतना टैक्स नहीं दे रहे हो जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो मांग रहे हैं। आपकी इनकम हो रही है 10 लाख, सुनो, आपकी इनकम हो रही है 10 लाख, लेकिन गवर्नमेंट को आप बता रहे हो 5 लाख और आप उस पे टैक्स दे रहे हो। तो सिंपल सा बात है, आप कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ही, और जब पकड़े गए तो फाइन भी होगा और जेल भी होगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन। सिंपल सा बात है, टैक्स की चोरी करना या कम इनकम दिखाना। मान लो मेरा इनकम हो रहा है 1 लाख, मैं यहां पे गवर्नमेंट को बोल रहा हूं मेरा 50,000 ही है इनकम, सॉरी, इतना का ही टैक्स लो। मैं कम इनकम दिखा रहा हूं, मैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर दे रहा हूं अपना पैसा, मैं अपना इनकम कम दिखा रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी करना। और जिस दिन तुम पकड़े गए उस दिन तुम्हारा जेल भी हो सकता है, तुम्हारा बड़ा बड़ा फाइन भी हो सकता है, ठीक है। या तो फ्रॉड करना, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ। भाई अगर तुम गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करोगे, समझो तुम्हारा सिर्फ एक ही दिमाग है, लेकिन उनका यहां पे 10-10 दिमाग, 20-20 दिमाग चलते रहे। या तो इलीगल वे में ब्लैक मनी रखना, इलीगल वे में अपने घर में ब्लैक मनी रखना, इसको क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन। सिंपल सा बात है, आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। सिंपल सा बात है, टैक्स की चोरी करना मींस भैया टैक्स इवेजन, यानी कम इनकम दिखाना मींस भैया टैक्स इवेजन। आपका इनकम अगर 15 लाख हो रहा है तो 15 लाख का टैक्स दो। आप अगर 5 लाख का टैक्स दोगे तो कभी ना कभी तुम पकड़े जाओगे, और जिस दिन पकड़े गए उस दिन भाई बहुत बड़ा फंसोगे। तो टैक्स इवेजन मतलब चोरी करना, ये पनिशेबल है, ये पनिशेबल है। इसके बाद और एक कंसेप्ट है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस मतलब होता है कि टैक्स लॉज में जो लूप होल्स हैं उसके फायदे उठाना। लूप होल्स जो है, मतलब जो लोग लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ना, जो लोग लॉ को पढ़ते हैं, सीए लोग क्या करते हैं? सीए लोग वो लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। सबसे पहले वो टैक्स लॉ को पढ़ लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और उसमें कुछ ऐसा लूप होल्स है, ऐसा वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड का ये लोग फायदा उठाते हैं। जैसे इनकम टैक्स के एक सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप अपने बिजनेस के लिए अगर 2.5 लाख तक का लोन लेते हो, आप अपने बिजनेस के लिए अगर 2.5 लाख तक का लोन लेते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पैसे का। लेकिन ये लिखा ही नहीं हुआ है कि किससे लोन लेना है। मेन बात ये है कि ये लिखा ही नहीं हुआ ये 2.5 लाख किससे लोन लेना है, तो लोग क्या कर लेते हैं? अपने रिलेटिव से ही लोन ले लेते हैं। भाई एक काम कर, तू मेरे को लोन दे दे, तू मेरे को लोन दे दे, बीच बीच में क्या करूंगा मैं, नाटक करके इंटरेस्ट पेमेंट करता रहूंगा और मेरा 2.5 लाख का टैक्स बच जाएगा। लोग क्या करते हैं? लोग अपने रिलेटिव से ही लोन ले लेते हैं, इससे उनका भैया 2.5 लाख तक का टैक्स बच जाता है। इसको क्या बोलते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। यानी टैक्स लॉज में जो लूप होल्स है उस लूप होल का फायदा उठाएंगे। बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत लोग करते हैं। जब जीएसटी आया था ना नया, जब जीएसटी आया था नया, या जब 500 और 1000 का नोट जब बैन हुआ था, तब सीए लोगों को देखना कितना बड़ा बड़ा बुद्धि लगा के स्कैम किया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स अवॉइडेंस। कि ये जो टैक्स लॉज है, इतना बड़ा जो लॉ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो होगी उसमें, उस गलती को निकालना और उस गलती का लूप होल का फायदा उठाना। ये इलीगल तो नहीं है, हम तो जस्ट लूप होल का फायदा उठाएं, है ना। इसके बाद भैया टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग मतलब क्या? टैक्स प्लानिंग मतलब इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं मैं पूरा टैक्स लॉ को इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूं, उसके बाद टैक्स को मिनिमम से मिनिमम कर रहा हूं। मेरा 1 लाख का टैक्स होने वाला था, लेकिन गलती से दिख गया कि 25,000 का कहीं पे डिडक्शन है, तो मिनिमम से मिनिमम टैक्स देंगे, पूरा एनालाइज करके मिनिमम से मिनिमम टैक्स देंगे, यानी टैक्स को कम करवाने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ये लीगल है पूरा, और टैक्स अवॉइडेंस भी लीगल है। आप लूपहोल का फायदा उठा रहे हो ना, तो लूपहोल का तो हर कोई फायदा उठाता है। जो गलती हुआ है, जो लॉ बनाने वालों से गलती हुआ है, आप उसका फायदा उठा रहे हो, तो इसमें कोई जुल्म नहीं है। जुल्म किस में है? टैक्स इवेजन में। टैक्स की चोरी करते हो तो जुल्म है।
लेकिन आप टैक्स अवॉइडेंस करते हो या टैक्स प्लानिंग करते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। भैया टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि जो लॉ के वर्ड है उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो और उसमें अगर कुछ लूप होल दिखाई दे रहा है आपको, उस लूप होल का आप यूज कर रहे हो टू मिनिमाइज योर टैक्स। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट को ठेस पहुंचती है। इससे टैक्स लॉस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको ठेस पहुंचती है। इसकी वजह से आपका मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, फाइन हो सकता है। तो टैक्स अवॉइडेंस के लिए मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका फाइन हो सकता है या पेनाल्टी लग सकता है। लेकिन आप अगर टैक्स इवेजन करने जाओगे तो लंबे समय के लिए हवालात में भी जाओगे, जेल में भी जाओगे, सिंपल सा बात है। अरे टैक्स इवेजन मतलब सीधा सा बात है टैक्स की चोरी। और टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो, बहुत प्रॉपर तरीके का स्टडी कर रहे हो और उसके बाद अपने टैक्स को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद अपने टैक्स को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हो कि कौन से डिडक्शन कब मिल रहा है, कब लेना चाहिए, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हो आप। जैसे मैंने टैक्स प्लान किया था कि यहाँ पे एक सेक्शंस में दिया हुआ था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो उतना पैसा का आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड में लगा दिया, बात खत्म। ये 2 लाख रुपए का मेरे को टैक्स नहीं, 2 लाख रुपए का मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। यानी इन डेप्थ एनालिसिस को, पूरा टैक्स को एकदम घाट लिए भाई, पर लिए। इसके बाद अब टैक्स को, अपना खुद का इनकम टैक्स को मैं मिनिमम से मिनिमम कर रहा हूं भाई, कम से कम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स प्लानिंग। तो अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग वे में आप लोग को समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे। नीचे आइए, नीचे आ जाइए। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स इवेजन। क्या लिखा हुआ है, टैक्स इवेजन। क्या है टैक्स इवेजन, when the taxpayer reduces his tax liability। मतलब सुनो, मैंने 10 लाख रुपए कमाए और मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूं मैंने 2 लाख रुपए ही कमाए हैं, इस पे तो कोई टैक्स नहीं लगता, सॉरी मैं आपको इनकम टैक्स दे ही नहीं सकता। मैं अपना टैक्स को छुपा रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, चोरी। इसको क्या बोलेंगे, टैक्स इवेजन। when the taxpayer reduces his tax liability बाय सप्रेसिंग इनकम। इनकम को छुपा के, सप्रेसिंग मतलब क्या होता है, आप अपने इनकम को छुपा रहे हो। आपका इनकम हो रहा है 7 लाख, आप गवर्नमेंट को बता रहे हो 2.5 लाख, इतना बड़ा फ्रॉड। तो आप अपना इनकम को छुपा के अगर अपना टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो तो सरासर क्या कर रहे हो आप, टैक्स इवेजन कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। इन्फ्लेटिंग एक्सपेंसेस, या तो आप अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा के दिखा रहे हो, आप अपने एक्सपेंसेस को एकदम बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हो। जहां पे आपको लगा 2 लाख, वहां पे गवर्नमेंट को बता रहे हो 4 लाख। क्लेमिंग फॉर सेटिंग ऑफ सम बोगस लॉसेस, जो लॉस का कोई वैल्यू नहीं है उसको भी आप क्लेम करना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चोरी। उसको क्या बोलेंगे, चोरी। टैक्स की चोरी कर रहे हो आप अपनी इनकम कम दिखा रहे हो, आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, आप बोगस लॉसेस को दिखा रहे हो, जो लॉस का कोई वैल्यू ही नहीं है उस लॉसेस को भी दिखा रहे हो। आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा के दिखा रहे हो कि यहां मेरा 2 लाख नहीं, यहां मेरा 4 लाख रुपए खर्चा हुआ है। ओ माय गॉड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन, सच एक्ट ऑफ द टैक्स पेयर फॉल्स अंडर द, मतलब कि परव्यू ऑफ ये टैक्स इवेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्स इवेशन। मतलब सरासर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। आपकी इनकम हो रही है 10 लाख, आप गवर्नमेंट को बता रहे हो 2 लाख, शर्म नहीं आता, छुपा रहे हो इनकम को अपनी। और ये इलीगल है, ये क्या है, इलीगल है। इसके वजह से क्या हो सकता है, आपका फाइन्स भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, होगा ही होगा। और फाइन नहीं भाई, बड़ा सा पेनल्टी लगेगा, सीधा 4-5 करोड़। 1 करोड़ छुपाने का 4-5 करोड़ लगता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन मतलब सरासर खुलेआम चोरी, टैक्स की चोरी कर रहे हो आप, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स अवॉइडेंस। सर टैक्स अवॉइडेंस मतलब लूप होल्स का फायदा उठाना। एक ऐसा लूप होल है, उस लूप होल का फायदा उठाना, सीधा सा बात है। मतलब सरकार से लॉ लिखते वक्त थोड़ी सी गलती हो गई, उस गलती का आप फायदा उठा रहे हो। एग्जाम्पल दिया ना, इनकम टैक्स की कोई एक सेक्शन में लिखा हुआ है 2.5 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, 2.5 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, उस लोन पे कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन यह नहीं बोला हुआ है किससे ले सकते हो। तो आप अपने फ्रेंड से ले लो, आप अपने पापा से ले लो, मम्मी से ले लो, किसी से भी ले लो। मम्मी मेरे को 2.5 लाख का लोन दो ना मेरे को 2.5 लाख का लोन, और उनको इंटरेस्ट पे करते रहो करते रहो करते रहो। आप ये बता देना 2.5 लाख रुपया तो हमने लोन में लिया था, इसका तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो 2.5 लाख का जो इनकम टैक्स है वो बच जाएगा आपका। ये क्या है? ये टैक्स अवॉइडेंस है। आप लूप होल का फायदा उठा रहे हो। वो जो लॉ, वो जो कानूनी शब्द लिखा हुआ है वो गलत इंटरप्रेटेड वर्ड में लिख दिया गया है पहले से, उसका फायदा उठा रहे हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, टैक्स लॉ में हजारों ऐसे ऐसे लूप होल्स भरे पड़े हैं, हजारों ऐसे ऐसे गलत वर्ड भरे पड़े हैं। कितने निकालोगे गलतियों को? अब देखो, लॉ लिखने वाला भी ह्यूमन रहता है, ह्यूमन एरर तो कहीं ना कहीं तो हो ही सकता है ना। वो एरर का आप फायदा उठा रहे हो। बड़े बड़े सीए लोग यही करते हैं, लूप होल का फायदा उठा के अपने क्लाइंट को एडवाइस देते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, आपका टैक्स बच जाएगा। तो ये क्या है? ये टैक्स अवॉइडेंस है। इसके वजह से आपका जेल तो नहीं होगी, सॉरी, लेकिन फाइन जरूर हो सकता है। फाइन जरूर हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ठेस पहुंचता है। ये टैक्स का जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको ठेस पहुंचाता है। अगर कभी सरकार आपके पीछे पड़ गई तो फाइन जरूर होगा, लेकिन जेल नहीं होगा। सॉरी, जेल वेल नहीं जाओगे तुम भाई। तुम्हारी कोई, अरे आपकी गलती कोई थोड़ी ना है, आपकी तो गलती नहीं है ना इसमें। तो ये क्या है? टैक्स अवॉइडेंस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स अवॉइडेंस इज सच एन एक्सरसाइज बाय द टैक्स पेयर टू ईज द बर्डन ऑफ टैक्स। मतलब मेरे ऊपर में जो इतना बर्डन है टैक्स का, मैं थोड़ा सा बर्डन को हल्का कर दिया। कैसे हल्का किया? लूप होल्स को पकड़ के। भाई एडवांटेज लिया, ये जो लूप होल है उसका मैंने एडवांटेज लिया, है ना, वो लोन वाला चीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स अवॉइडेंस। सर टैक्स अवॉइडेंस इज सच एन एक्सरसाइज बाय द टैक्स पेयर टू ईज द बर्डन ऑफ टैक्स बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लूप होल्स इन द लॉ ऑफ टैक्सेशन। द टैक्स पेयर कैन अडॉप्ट सच एक्सरसाइज विदाउट ब्रेकिंग द लॉ ऑफ टैक्सेशन। मतलब मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, सॉरी, मैंने जस्ट लॉ के वर्ड को अच्छे से इंटरप्रेट किया, उसके लूप होल्स को निकाला, उस लूप होल्स का सहमति से ही मैंने सब कुछ किया है। मैंने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया। तो टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट ए क्राइम। क्या टैक्स अवॉइडेंस गुनाह है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जस्ट लूप होल का फायदा उठा रहा हूं और अपना टैक्स को बचा रहा हूं। हर किसी का हक है। हर्षद मेहता ने क्या किया? हर्षद मेहता ने भी तो वही किया था, स्कैम। आरबीआई में जो जितने भी लूप होल्स थे, उस लूप होल्स को उसने ढूंढ निकाला और उस लूप होल्स के जरिए वो स्कैम करता था। उसने कोई गुनाह नहीं किया था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स अवॉइडेंस। कि हमने वो टैक्स लॉ को बहुत बढ़िया तरीके से इंटरप्रेट किया, उसके जो लूप होल है उसको निकाला कि कहां से मैं टैक्स की चोरी कर सकता हूं। माय गॉड, इस सेक्शंस के तहत अगर हम लोग लोन लेते हैं, किसी से अगर लोन लेते हैं तो हमारा इतना पैसा बच जाएगा। एक काम करते हैं, अपने दोस्त से लोन ले लेते हैं, एक काम करते हैं, अपने माता पिता से लोन ले लेते हैं, अंकल से लोन ले लेते हैं। तो वही लूप होल का फायदा उठा रहा हूं मैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है टैक्स प्लानिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स प्लानिंग? अरे टैक्स प्लानिंग मतलब मैं पूरा बुक को चाट गया, पूरा एनालाइज कर लिया, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने प्लान किया कि किस किस तरीके से मैं टैक्स को बचा सकता हूं। इसीलिए आप लोग देखिएगा, जब आप आईटीआर भरने के लिए जाते हो ना, तब एक सीए का सलाह लेते हो, क्योंकि एक सीए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से टैक्स को घाटा रहता है, समझा रहता है, उसको पता रहता है कि कहां कहां से किस किस पॉइंट से आप अपने टैक्स को बचा सकते हो, कम कर सकते हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स को प्लानिंग। मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करके आप कौन कौन से डिडक्शंस की हेल्प से अपने टैक्स को कम से कम कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स प्लानिंग। ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग इज द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन और प्लान टू इंश्योर दैट all elements work together to allow you to pay the lowest tax possible। मतलब मेरे को अगर 10 लाख टैक्स देना है तो मैं कम से कम टैक्स दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, कम से कम टैक्स दूं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? पूरा प्रॉपर एनालाइज कर रहा हूं, पूरा प्रॉपर प्लान बना रहा हूं, टैक्स की प्लानिंग कर रहा हूं कि मेरे को कम से कम टैक्स देना पड़े। मैं 100 बुक, मैं टैक्स की, अरे सुनो, मैं टैक्स की इतनी मोटी बुक अरे घाट गया और पूरा बढ़िया तरीके से प्लान किया कि मेरे को कम से कम टैक्स देना पड़े। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स प्लानिंग। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स प्लानिंग। कि आपको ज्यादा नहीं, कम से कम देना पड़े।
ठीक है। इसके बाद भैया टैक्स मैनेजमेंट। ये टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है? ये टैक्स मैनेजमेंट होता है कि आप अपने आईटीआर को सही टाइम में भर रहे हो, आप अपने अकाउंट्स को सही टाइम में ऑडिट करवा रहे हो, आप अपने जीएसटीआईएन को सही टाइम में भर रहे हो, आप हर कुछ, आप टैक्स के रिलेटेड काम एकदम प्रॉपर टाइम में कर रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स मैनेजमेंट, यानी टैक्स को मैनेज करना। आप अपने टैक्स के रिलेटेड जितने भी फाइनेंसेस है उसको मैनेज कर रहे हो बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? देखो तो जरा, टैक्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। अपने जो फाइनेंस है, वो जो टैक्स रिलेटेड जो फाइनेंस है, जैसे आईटीआर भरना, इनकम टैक्स रिटर्न सही टाइम पे भरना, जीएसटीआईएन सही टाइम पे भरना, अकाउंट्स को सही टाइम पे ऑडिट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स मैनेजमेंट। सही तरीके से सही वे में टैक्स को भरना और टैक्स को मैनेज करना। तो टैक्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस फॉर दिस पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। जैसे टैक्स मैनेजमेंट डील्स विद द फाइलिंग रिटर्न इन टाइम। आपको अगर कुछ रिटर्न भरना है तो टाइम से भरो, आपको अकाउंट ऑडिट करवाना है तो जल्दी से ऑडिट करवा लो अकाउंट्स को, ठीक है। आपको अगर कुछ डिडक्शन चाहिए तो टाइम पे लो वो डिडक्शन, जब तक वो डिडक्शन है तब तक वो टाइम पे ले लो डिडक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इसको हम लोग बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स मैनेजमेंट। अब देखिए, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आप लोग को बता दे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स रेट, कि भैया किस स्लैब के, मतलब कि किस स्लैब के तहत कितना कितना टैक्स रेट लगता है। आप लोगों का मन में ये क्वेरीज मतलब कि जगता होगा कि किस स्लैब्स के अंदर कितना कितना टैक्स लगता है। तो सुनो, एक इंडिविजुअल का बता रहा हूं। इंडिविजुअल कौन है? जैसे आप, एओपी या बीओपी या एचयूएफ, इन सब का रेट्स बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख के अंदर है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख के अंदर है दोस्तों, मतलब पूरा साल में, सुनो, पूरा साल में तुम 2.5 लाख रुपए कमाते हो, तो भाई आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना। आप लोग फ्री हो, आप लोग एकदम फ्री हो, आप लोग आजाद परिंदे हो, निल। आप लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार जान के रखो ना, फ्यूचर में काम आ सकता है तुम्हारा। इसके बाद अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है, आपका इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है, आप हो ना इंडिविजुअल, आपका इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है पूरा साल में, तो आपको 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। आपका इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख है पूरा साल में, 5 लाख से लेके 10 लाख तक है, मोर देन 5 लाख एंड लेस देन 10 लाख, तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। कितना सर? 20% का। ओ माय गॉड! आपका इनकम अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 20% का टैक्स लगेगा। और आपका इनकम अगर 10 लाख से भी ज्यादा है, पूरा साल में आपका इनकम अगर 10 लाख से भी ज्यादा है, तो आपको 30% का टैक्स लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर? सारा का सारा टैक्स तो अरे गवर्नमेंट ही ले ले रही है। हाँ, दिखाते हैं ना। अरे अभी तो सरचार्ज बाकी है, सरचार्ज भी दिखाना है तुमको। जो लोग बहुत रिच आदमी लोग रहते हैं, टाटा अंबानी, उन लोगों को सरचार्ज देना पड़ता है। उन लोगों को सरचार्ज देना पड़ता है बेटा। सरचार्ज मतलब टैक्स पे भी टैक्स, सरचार्ज मतलब टैक्स पे भी टैक्स और भी टैक्स। अच्छा, बी पॉइंट में है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन मतलब बुढ़ा बाबा। बूढ़ा बाबा अगर कोई 60 साल के ऊपर है, अगर मान लो कोई 60 साल के ऊपर है, तो उसको किस रेट से टैक्स लगेगा? अगर उसका इनकम है 3 लाख से कम, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 60 साल के ऊपर वाली व्यक्ति को अगर उसकी पूरी साल की इनकम है 3 लाख से कम, तो उसको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर मान लो उसकी इनकम है 3 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम, तो उसको 5% का टैक्स लगेगा। 3 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम, पूरा साल का बता रहे, महीने का नहीं बेवकूफ, पूरा साल का बता रहे। 3 लाख से ज्यादा लेकिन 5 लाख से कम, तो 5% का टैक्स लगेगा। 5 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम, तो 20% का टैक्स लगेगा। और 10 लाख से भी ज्यादा है सर, वो बूढ़ा काका तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, 10 लाख से ज्यादा है तो 30% का टैक्स लगेगा। सिंपल। कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बूढ़ा और जवान नहीं देखा जाता है। कमा रहे हो तो टैक्स तो देना पड़ेगा बेटा। 10 लाख से ज्यादा है 30% दो चुपचाप। क्लियर है? ये सब रेट्स है, ये सब रेट्स है, ये सब रेट्स है जो जिस रेट से आपको टैक्स देना पड़ता है। तो अगर एक सीनियर सिटीजन है बेटा
उसका इनकम है 3 लाख तक, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 5 लाख तक भैया 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से भी ऊपर इनकम है भैया 30% दे दो टैक्स। इसके बाद सी पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन, लेकिन बूढ़ा का भी बूढ़ा 80 साल से ज्यादा, अगर एक रेसिडेंट इंडिविजुअल 80 ईयर से भी ज्यादा है तो उसको किस रेट से टैक्स लगता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल इनकम अप टू 5 लाख। भैया 5 लाख तक तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उसको, लेकिन वो 5 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है वो बूढ़ो, अगर 5 लाख से 10 लाख तक कमा रहा है तो 20% तो उसको लगेगा ही लगेगा। अरे बूढ़ा है तो क्या हुआ, कमा तो रहा है ना पैसा। अगर वो 10 लाख से भी ज्यादा कमा रहा है तो 30% उसको लगेगा, सिंपल, ठीक है। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, 80 ईयर से भी ज्यादा है अगर उसका, तो 5 लाख तक का इनकम का तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 5 लाख से 10 लाख 20% वैसे का वैसे ही, और 10 लाख से ज्यादा अगर है तो 30% के रेट से उसको टैक्स लगेगा। अब देखो, अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं सरचार्ज। व्हाट सर? सरचार्ज। ज्यादा अमीर बनना भी खतरा है, इसीलिए बोलते हैं अमीर बनो लेकिन ज्यादा अमीर मत बनो। ज्यादा अमीर बनोगे तो ज्यादा टैक्स लेगा गवर्नमेंट तुमसे, ठीक है। सरचार्ज के रूप में देखो, अब सरचार्ज का लॉ पढ़ते हैं। अगर आपका इनकम पूरा साल में, पूरे ईयर में आपका इनकम अगर 50 लाख से कम है तो फिर तो कोई भी सरचार्ज नहीं लग रहा है। टैक्स लगेगा बेटा, टैक्स लगेगा, लेकिन सरचार्ज नहीं लगेगा। सॉरी, आपको 30% टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आपका इनकम अगर पूरा साल में 50 लाख से 1 करोड़ तक है, 50 लाख से 1 करोड़ तक है, तो आपको 10% ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 10% ऑफ टैक्स, जितना आपका टैक्स है, यानी मान लो यहाँ पे सर, यहाँ पे 30% ऑफ टैक्स था ना, उसका 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जितना टैक्स है उसका 10% और दो आप, समझे। देखो 100 रुपया मान लो तुम्हारा इनकम है, इस पे तुम्हारा 30% के रेट से तुम्हारा टैक्स लगा, यानी 30, तो इस रेट के 10% और भी दो, यानी 3 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कब? अगर आपका इनकम है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो 10% ऑफ टैक्स आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। मतलब टैक्स पे टैक्स लगता है। ओ माय गॉड, कितना टैक्स लेता है। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है दोस्तों, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है, तो 15% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। 15% ऑफ टैक्स, 15% ऑफ टैक्स, मतलब जितना भी आपका टैक्स हुआ है उसमें 15% जोड़ दो और दे दो। सीधा सा बात है, कोई स्कीम नहीं है। सॉरी, आप ज्यादा अमीर हो, ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ये इंडिया है, ज्यादा अमीर हो ज्यादा टैक्स। इसके बाद आपका इनकम अगर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, तो 25% ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा। 5 करोड़ से भी ज्यादा, अरे माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना पैसा कौन कमाता है, हम लोग तो गरीब इंसान है, तो 37% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। मतलब टैक्स तो दो गई, ऊपर से उस टैक्स का और 37% दोगे। मतलब जितना टैक्स लग रहा है उतना तो तुम दोगे ही, लेकिन उस टैक्स का 37% और दोगे, सरचार्ज दोगे, सरचार्ज, समझे। इसके बाद देखो, इसके बाद और भी टैक्स है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे। हेल्थ एंड एजुकेशन के नाम पे 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि मान लो कोई 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, 5 करोड़ से ज्यादा कमा रहा है, तो टैक्स जितना होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन टैक्स का 41% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 37% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओ माय गॉड, मतलब टैक्स तो है ही आपका, लेकिन टैक्स का भी टैक्स है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपका टैक्स बना, 41% सरचार्ज लगेगा। 1,41,000 इज द टोटल अमाउंट। 1 लाख टैक्स, 41% सरचार्ज, 1,41,000 इज द टोटल अमाउंट। आपको इतना देना पड़ेगा सरचार्ज अगर आप ज्यादा अमीर हो तो। लेकिन 50 लाख तक अगर आपका पूरा इनकम है तो आपको सिर्फ टैक्स देना है। 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज देना है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। तो आज बेसिकली हम लोग इतना ही करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हमारा टैक्स का खत्म हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोग ने पढ़ा। ओ सॉरी, एक चीज तो बाकी रह गया, दोस्तों, एक चीज बाकी रह गया, डिफरेंस बाकी रह गया। डिफरेंस नहीं पढ़ाए। किस चीज का डिफरेंस सर? अरे टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन का जो डिफरेंस था ना, वो बाकी रह गया, उसको पढ़ाना बाकी है। आइए पढ़ते हैं।
आइए अभी एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन का डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं लीगलिटी के एस्पेक्ट से, बेसिस पढ़ते हैं लीगलिटी, कौन लीगल है कौन लीगल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टैक्स प्लानिंग लीगल है। आप टैक्स प्लानिंग में क्या करते हो, प्रॉपर एनालिसिस करते हो, बुक्स को घाटते हो और लॉ के माध्यम से आप टैक्स को मिनिमाइज कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीगल है आपका, ये लीगल भी है, ये एथिकल भी है। इसके बाद टैक्स अवॉइडेंस, ये बताइए इलीगल है या लीगल है, ये भी लीगल है, ये जस्ट आप लूप होल का फायदा उठा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लूप होल का फायदा तो उठा रहे हो लेकिन लॉ के अंदर ही काम कर रहे हो ना तुम, लीगल है ना भाई। टैक्स अवॉइडेंस भी लीगल है, लेकिन टैक्स इवेजन यानी चोरी कर रहे हो टैक्स का, ये इलीगल है, ये पूरा इलीगल है, इलीगल एंड पनिशेबल। इंटेंट इसका क्या रहता है, मिनिमाइज टैक्स विद इन द लॉ। इसका इंटेंट रहता है कि हम लॉ के अंदर रह के, लॉ को कॉर्पोरेट करके मिनिमाइज करेंगे टैक्स को, भाई टैक्स कम से कम करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस का, ऑप्टिमाइज यूजिंग लीगल गैप्स। सिंपल सा बात है, जो लीगल लूपहोल्स है, लूपहोल्स का फायदा उठाएंगे और फायदा उठा के टैक्स को मिनिमाइज करेंगे, ये भी ठीक है अपना। लेकिन यहाँ पे इसका जो मकसद है, इसका मकसद क्या है, अरे टैक्स इवेजन का मकसद क्या है, इवेट टैक्स थ्रू, अरे इनकम को कम दिखाएंगे, इनकम मेरा हो रहा है 5 लाख लेकिन हम दिखा रहे हैं 2.5 लाख, इससे हम टैक्स नहीं देंगे भाई, चोरी करेंगे टैक्स, यह है टैक्स इवेजन का मकसद। इसके बाद भैया डिस्क्लोजर, ये पूरा का पूरा इनकम को डिस्क्लोज करता है। भैया टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, सारा A to Z इनकम को डिस्क्लोज करते हैं, और इसमें भैया डिस्क्लोज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मतलब टैक्स अवॉइडेंस में डिस्क्लोज इनकम को कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ टैक्स इवेजन में तो प्रॉपरली छुपाते हैं इन्फॉर्मेशन को। भैया चोरी कर रहे हैं टैक्स का, बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपता है इसमें, बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुपाते हैं हम लोग टैक्स इवेजन में, ठीक है। इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है भैया, टैक्स प्लानिंग का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अगर आप प्रॉपर तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग करोगे और प्लानिंग में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसके लिए आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, पेनल्टी, ठीक है। मान लो टैक्स प्लानिंग तो किया, लेकिन वो जो इंसान टैक्स प्लान कर रहा है आपके लिए, वो एकदम बुड़बक है, वो गलत प्लान कर दिया, तो या तो आपका पेनल्टी होगा या तो एडजस्टमेंट होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, या तो पेनल्टी होगा या तो एडजस्टमेंट होगा। लेकिन इसका लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, कभी ना कभी सरकार आपके पीछे पड़ी। मान लीजिए, सुनिए, यहां पे हम टैक्स अवॉइडेंस का बात कर रहे हैं, अगर कभी ना कभी सरकार वो लूपहोल का फायदा उठा ली, आप लूपहोल का बारंबार रोज रोज फायदा उठा रहे हो, लेकिन कभी अगर सरकार पीछे पड़ी तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, ठीक है। ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है इसका, और पेनल्टीज भी हो सकती है कभी कभी, और यहां पे तो भाई जेल ही जाओगे तुम। अगर टैक्स की चोरी करोगे बेटा, क्रिमिनल चार्जेस तो लगेंगे ही लगेंगे, फाइन्स लगेंगे ही लगेंगे, जेल जाओगे ही जाओगे, ये तो पक्का ही है, ये तो पक्का जेल जाएगा, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव रहता है रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, किसी भी तरीके से टैक्स को कमाना है, और इसका ऑब्जेक्टिव रहता है मिनिमाइज टैक्स यूजिंग लीगल मीन्स, यानी लॉ के लूप होल्स को फाइंड करके हम लोग किसी भी तरीके से टैक्स को कमाएं, और इसका चोरी करना, इसका जो मकसद रहता है, इसका मकसद क्या रहता है, चोरी करना, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया, बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को भी समझा दिया। सो थैंक यू सो मच। आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर इतना ही, रिवाइज करके आना, ये सब सारे नोट्स जो है तुमको नोट्स वाले कॉलम में मिल जाएंगे, आराम से सारे के सारे नोट्स को देख लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।